नमस्कार दोस्तों, मैं हरेश राय सिंघानी आपका स्वागत करता हूं यूसीए के इस अनोखे प्लेटफॉर्म पर। हम कंप्यूटर की क्लासेस शुरू कर चुके थे। हमने पहली क्लास में बात की थी कंप्यूटर जिसे संगणक भी कहा जाता है, विभिन्न प्रकार की गणनाएं करने का कार्य करता है, अत्यधिक शुद्धता के साथ कार्य करता है, अशुद्धियाँ होने की संभावना 8 अरब में एक बार रहती है। और फिर हमने बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में परिवर्तित करना सीखा था। चलिए आज हम बात करते हैं कंप्यूटरों का वर्गीकरण। जी हाँ, कंप्यूटरों का वर्गीकरण कई आधार पर किया जाता है, जैसे उसके हार्डवेयर के आधार पर, उसके आकार के आधार पर, उसकी तकनीकी के आधार पर हम अलग अलग आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे प्रसिद्ध वर्गीकरण जो कई बार पूछा जाता है वह है हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण। जी हाँ, हार्डवेयर, उसमें कैसी मशीन लगी है। देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। तो देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हम फर्क कर सकते हैं। हार्डवेयर वो सारी युक्तियां हैं, वो सारी मशीन हैं या वो सारी वस्तुएं हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम पीछे कंप्यूटर पे चलता रहता है, जिसके आधार पर हम चीज़ों को पहचान पाते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते, उसको प्रोग्रामिंग के आधार पर आप उसको पहचान सकते हैं। चलिए बात करते हैं कंप्यूटर के वर्गीकरण का, और वो भी हमारे हार्डवेयर के आधार पर। जी हाँ, हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण 5 पीढ़ियों में किया गया है। अलग अलग पीढ़ियां हैं, अलग अलग प्रकार से इसका विकास होता रहा। पहली पीढ़ी जो थी 1945 में आई और 1955 तक रही है। याद रखिएगा 1942 से लेकर 1955 तक। अब यहां पर भी आपको कहीं कहीं पर थोड़ा अलग मिल सकता है, कहीं कहीं आपको 1954 भी लिखा हुआ मिलता है। याद रखिएगा, आपको इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है। चलिए, कहीं कहीं 1954 भी मिलता है। कुछ विद्वान क्या करते हैं कि पहली पीढ़ी को 1942 से 54 बता देते हैं और दूसरी को 55 से स्टार्ट बताते हैं, तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ सवाल कई बार बन जाता है कि पहली पीढ़ी का वर्ष कब तक रहा और इसमें क्या प्रमुखतः यूज़ किया गया, कौन सा हार्डवेयर इसमें यूज़ किया गया। तो याद रखिएगा, इसमें यूज़ किया गया था वैक्यूम ट्यूब। यह निर्वात नलिका है, ये जो आपको दिख रही है निर्वात नलिका है, इसे वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। इसके अंदर हवा नहीं होती है, हवा को निकाल दिया जाता है और उसके बाद इस वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से बहुत सारी सूचनाएं भेजने का कार्य किया जाता है। तो याद रखिएगा, इस जनरेशन में कंप्यूटर डायोड वाल्व यानी निर्वात ट्यूब का उपयोग किया गया। इसे डायोड भी कहा जाता है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENREC प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। कुछ इस प्रकार दिखता था ENIAC कंप्यूटर, और यह 4 बास्केटबॉल कोर्ट के बराबर हुआ करता था। अब देखिए, ये जो वैक्यूम ट्यूब है अत्यधिक छोटी होती थी और कांच की बनी होने के कारण बहुत जल्दी हीट खाती थी, बहुत जल्दी गर्म हो जाती थी। जैसे आपने घर में देखा होगा, जो पुराने बल्ब हुआ करते थे हमारे, वो बहुत देर चालू रहने के बाद गर्म हो जाते थे और जब आप उस पर कभी पानी फेंक देते थे तो वो फूट भी जाते थे। अक्सर हम ऐसी मस्तियाँ भी किया करते थे अपने, जब छोटे स्कूल में हुआ करते थे तो बल्ब के ऊपर पानी डाल देते थे, बल्ब फूट जाता था। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होती थी इसीलिए इन कंप्यूटरों पर खर्चा बहुत होता था वातानुकूलन के लिए। मतलब इनको AC में रखना बहुत आवश्यक होता था, अन्यथा यह खराब होने की संभावना रहती थी। अब आते हैं हम दूसरी पीढ़ी पर। द्वितीय पीढ़ी जो रही है 1955 से। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि कुछ विद्वान कहते हैं पहली पीढ़ी 1942 से 1954 के बीच में रही और 55 से वो इसे चालू मानते हैं। लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप ऐसा बोलें। आप कह सकते हैं 1942 से 1955 और 1955 से लेकर 1964 तक दूसरी पीढ़ी रही है। जी हाँ, द्वितीय पीढ़ी, इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर, इस प्रकार के ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लग गया साहब। पहले वैक्यूम ट्यूब आई और उसके बाद दूसरी पीढ़ी में क्या आ गए, आपके ट्रांजिस्टर। आपने देखा होगा आपके मोबाइल या कोई भी आईसी होती है, आईसी के ऊपर ऐसे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। अब इसके दो फायदे हो गए, एक तो आकार थोड़ा सा कंप्यूटर का छोटा हो गया, लेकिन अब भी जो कंप्यूटर थे वो काफी बड़े हुआ करते थे।
आप देख रहे हैं ये महानुभाव खड़े हैं, ये पूरा एक कंप्यूटर की असेंबली है। एक आदमी से तो कई गुना आज भी बड़ा है कंप्यूटर, मतलब द्वितीय पीढ़ी में। लेकिन यहाँ हीट थोड़ी सी और कम हो गई, लेकिन अभी भी बहुत जटिल प्रक्रिया बनी रही। तो याद रखिएगा, इस पीढ़ी में कंप्यूटर में मुख्य तार की गणना वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर के द्वारा की जाने लगी और मैग्नेटिक ड्रम के स्थान पर मैग्नेटिक कोर मेमोरी का उपयोग होने लगा। नेक्स्ट आते हैं हम तीसरी पीढ़ी पर। तीसरी पीढ़ी जो रही 1964 से 1975 के मध्य रही, और इस पीढ़ी में सबसे बड़ी खासियत थी आईसी। जी हाँ, इंटीग्रेटेड चिप। आईसी या इंटीग्रेटेड चिप का तीसरी पीढ़ी में उपयोग होने लगा। आईसी या इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग तीसरी पीढ़ी में होने लगा और यह और छोटी हो गई। अब एक चीज मैं आपको यहां बता दूं, एक बहुत अच्छा सवाल यहां अक्सर बनता है कि आईसी की विशेषता है, इंटीग्रेटेड चिप की विशेषता है, यह विद्युत की क्या होती है, सेमीकंडक्टर होती है, ना तो कुचालक है ना सुचालक है, ये सेमीकंडक्टर हैं। और आईसी जो बनती हैं वो आपकी बनती है सिलिकॉन से, सिलिकॉन या सिलिका रेत से बनती हैं। आपने कई बार देखा होगा आजकल बहुत सारे क्षेत्रों में सिलिका का उपयोग होने लगा है। जैसे हम देखें, उदयपुर में एक सोलर ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ पर एक दूरबीन लगी है जिसे उस सोलर ऑब्जर्वेटरी में फतेह सागर के मध्य में जो लगी है, उसमें जो कांच लगा है वह बेल्जियम और फ्रांस से मंगवाया गया है। ये भी सिलिका से बना होता है, द मास्ट कहलाती है दूरबीन। इसी प्रकार जो भी कांच आप देख रहे हैं, सिलिका देख रहे हैं, ये रेत से ही बनते हैं और सिलिकॉन में इन्हें कन्वर्ट किया जाता है। एक सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है, सिलिकॉन वैली, तो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु कहलाती है। ये भी आप याद रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं। और यह कैसा है, सेमीकंडक्टर है। चलिए बात करते हैं आईसी जो है, इसके लगने से कंप्यूटर का आकार अत्यंत छोटा हो गया। आप देख रहे होंगे आईसी इस प्रकार की होती है और इससे बनने वाले कंप्यूटर कुछ इस प्रकार के दिखने लगे। उसके बाद हम आते हैं चौथी पीढ़ी पर। चौथी पीढ़ी 1975 से 1989 के मध्य में रही। यहां एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का उपयोग होने लगा। मतलब कंप्यूटर और छोटे हो गए। याद रखिएगा, बहुत मोस्ट है। इस आईसी जो थी उनको एक परिपथ में लगा दिया गया। एक बहुत सारे आईसीस को बहुत सारे एक ही मशीन में लगाकर एक स्केल बना दी गई जिसे एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा गया। और ऐसा करने से हमारे कंप्यूटर और छोटे होते गए। इसके बाद हम आते हैं वर्तमान पीढ़ी पर, जिसे हम पांचवी पीढ़ी भी कहते हैं। 1989 से लेकर आज तक ये चल रही है। इसमें यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया जाने लगा। मतलब कंप्यूटर अब और छोटे हो गए। आपके पास में जो मोबाइल देखते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप आप जो देखते हैं, पाम टॉप आप देख रहे हैं, वो सब यूएलएसआई के आधार पर चलते हैं। इसके बीच में एक और पीढ़ी आई है जिसको वीएलएसआई कहते थे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लेकिन यूएलएसआई उससे भी छोटा है। बीच में आपका वीएलएसआई भी आता है जिसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। मतलब कंप्यूटर अब बहुत छोटे होते जाएंगे लगातार। अब देखिए यहां पर एक और बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार होता है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, यह भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार है ऑप्टिकल फाइबर का। ऑप्टिकल फाइबर आपने देखा होगा, प्लास्टिक जैसी दिखने वाली तार होती है। इससे आप जितनी ऊर्जा या सूचना को भेजेंगे, जितना भी आप डेटा भेजेंगे, किसी भी प्रकार के डेटा का ह्रास नहीं होता। 100%, 100% डेटा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत आसानी से और बहुत सस्ते से भेज सकते हैं। तो यह भी एक क्रांतिकारी कदम हो गया, यह भी क्रांतिकारी आविष्कार हुआ। और वर्तमान में जिस हम पीढ़ी का उपयोग कर रहे हैं वो पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर कहलाता है, जिसका शुरुआत हम
1990 के आसपास से मानते हैं और आज भी ये पीढ़ी चल रही है। तो ये हुआ आपका हार्डवेयर के आधार पर वर्गीकरण। नेक्स्ट जो वर्गीकरण है हमारा वो है उसके आकार और कार्य क्षमता के आधार पर। जी हाँ, अब देखिए कंप्यूटर आकार में, जैसा मैंने पहले कहा, पहले बहुत बड़े हुआ करते थे, धीरे धीरे वह छोटे होने लग गए। लेकिन आज की नई तकनीक के साथ भी कुछ कंप्यूटर ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, लगे हुए तो उनमें यूएलएसआई है, लेकिन उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत सारे सर्किट एक साथ लगा दिए जाते हैं। या अगर हमें मेमोरी बढ़ानी हो और मेमोरी हमें बहुत ज़्यादा बढ़ानी हो, जैसे गूगल है या फेसबुक है, इनके जो सर्वर हैं, इतने बड़े सर्वर बनाने के लिए हमें बहुत सारी मेमोरी चाहिए। तो बहुत सारी मेमोरियाँ, बहुत सारी मशीनों को हम एक साथ लगा देते हैं तो उनका आकार बहुत बढ़ जाता है और उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा, आकार और कार्य क्षमता के आधार पर हम दूसरा वर्गीकरण कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहला कंप्यूटर आता है सुपर कंप्यूटर। यहाँ आप एक सुपर कंप्यूटर देख रहे हैं, बहुत बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर। भारत ने भी परम एका, इनका, ऐसे बहुत सारे सुपर कंप्यूटर बनाए हैं, उनकी भी हम आगे बात करेंगे। तो देखिए सुपर कंप्यूटर है क्या चीज़। ऐसा कोई भी मशीन जो 500 मेगाफ्लॉप से अधिक की गणना को करने में सक्षम हो। जी हाँ, 500 मेगाफ्लॉप से मतलब यहाँ पर है 500 फ्लोटिंग पॉइंट्स पर सेकंड। जी हाँ, आप यूं मान ले कि मैं 500 गेंदें एक सेकंड के 1000वें हिस्से में गिराऊं और 500 गेंदों का रंग अलग अलग हो और आप उन 500 रंगों को एक साथ पहचान पाएं। आपसे पूछा जाए 248 पे कौन सा रंग था, 348 पे कौन सा था, 448 पे कौन सा था, तो आप बता पाएं कि हाँ ये कलर की बॉल थी, और वो भी एक सेकंड के 1000वें या करोड़वें हिस्से में अगर आप बता पाएं तो सुपर कंप्यूटर कहलाता है। अब देखिए, इस परिभाषा के अनुसार अगर देखा जाए तो आज तक तो भारत में कोई भी सुपर कंप्यूटर नहीं है। अगर इस परिभाषा को हम दिमाग में रखकर चलते हैं, 500 मेगाफ्लॉप क्षमता से अधिक की कोई भी मशीन सुपर कंप्यूटर कह दी जाएगी, तो भारत में आज भी ऐसा कोई कंप्यूटर विकसित नहीं हुआ है जो 500 मेगाफ्लॉप से अधिक पर कार्य कर सकता हो। लेकिन ठीक है, अब कुछ विद्वान हैं, कह देते हैं कि साहब है, तो हम भी मान लेते हैं। तो याद रखिएगा, सुपर कंप्यूटर जिसकी क्षमता 500 मेगाफ्लॉप से अधिक हो और मल्टी प्रोसेसर या समानांतर प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। यह 32 और 64 समानांतर परिपथों में कार्य करते हैं और कई माइक्रो प्रोसेसर की सहायता से सूचना को एकत्रित करते हैं। वर्तमान में सुपर कंप्यूटर में गीगाफ्लॉप और टेराफ्लॉप तक की गति भी पाई जाती है। अब सवाल ये आता है कि भाई सुपर कंप्यूटर क्यों। जैसे हमें कोई सैटेलाइट छोड़ना है या हमें कोई रॉकेट छोड़ना है तो उसकी गणना सेकंड के 1000वें करोड़वें हिस्से में होती है। एक मैं आपको बताऊं, रूडियम केसियम की घड़ी लगी होती है हमारे उपग्रहों के अंदर, जो एक सेकंड के करोड़वें हिस्से तक का शुद्ध समय बता सकती है। तो याद रखिएगा, हम किसी भी उच्च स्तरीय गणना करनी हो, आणविक मॉडल कोई बनाना हो, हमें भौतिक का कोई सिमुलेशन करना हो, विश्वविद्यालय, सैनिक एजेंसियां या कोई भी ऐसी गणना करनी हो जो बहुत जटिल हो, उनके लिए हम सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। डीप ब्लू, परम, कोस्मोस, ये जो है प्रमुख वो जो है कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। इसमें जो ये परम समूह है, इसका उपयोग भारत द्वारा किया जाता है। यहाँ पे लिखा है विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर K1S है, जिसे अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी ने 1979 में 1979 में तैयार किया था। तो याद रखिएगा, पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो Cray-1 भी कहलाता है। नेक्स्ट हम आते हैं आकार के आधार पर मेन फ्रेम कंप्यूटर। यह सुपर कंप्यूटर को छोड़कर अगर हम बात करें तो यह सुपर कंप्यूटर की तरह विशाल कंप्यूटर हैं और बहुत बड़े कंप्यूटर हैं और सामान्यतः 32 और 64 बिट माइक्रो प्रोसेस का उपयोग करते हैं और IBM 360 इसका एक मेन उदाहरण है। बहुत बड़े होते हैं आकार में। उसके बाद हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़े छोटे हैं, लेकिन फिर भी एक आकार में अगर देखें तो लगभग एक कमरे जितने तो होते ही हैं। यह कंप्यूटर एक औसत दर्जे का बहु उपयोग वाला कंप्यूटर होता है जो मेन फ्रेम से कम शक्तिशाली होता है और माइक्रो से अधिक शक्तिशाली होता है। यह कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से लगभग 5 से 50 गुना अधिक गति से कार्य करने में सक्षम होते हैं। उसके बाद आते हैं हम माइक्रो कंप्यूटर पे, जो आज हम देखते हैं एक छोटा सा
कंप्यूटर होता है और इसकी सहायता से हम एक माइक्रो प्रोसेसर इसमें लगा होता है, उसकी सहायता से हम कोई भी गणना या कोई भी अपना कार्य कर पाते हैं, जैसे हमारे पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप आदि। चलिए, पहला वर्गीकरण हमने पढ़ा था हार्डवेयर के आधार पर, दूसरा हमने पढ़ा उसके आकार के आधार पर, और तीसरा है उसके कार्य करने के आधार पर। उसकी कार्य पद्धति कैसी है, उस कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कैसा हो सकता है। तो याद रखिएगा, पहला हमारा था हार्डवेयर के आधार पर, दूसरा कंप्यूटर हमारे पास है आकार के आधार पर। हार्डवेयर के आधार पर हमने बात की थी 5 पीढ़ियों की, पहली पीढ़ी 1942 और उसके बाद वर्तमान तक 5वीं पीढ़ी। फिर हमने बात की थी आकार के आधार पर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर। और उसके बाद अब हमारे पास अगली पीढ़ी जो है वो है उसकी कार्य पद्धति के आधार पर। तो देखिए, कार्य पद्धति के आधार पर 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा होता है दोनों का मिक्स, हाइब्रिड कंप्यूटर। आपने देखा होगा पुरानी जो मोटरसाइकिलें आती थी उसमें एक स्पीडोमीटर लगा होता था इस प्रकार, जो स्पीड बताया करता था 10, 20, 30, 40, 50, 60। एनालॉग कंप्यूटर है। आजकल आप देखेंगे हुडी बाबा, बहुत अच्छी अच्छी मोटरसाइकिलें आ गई हैं, नहीं, डिजिटल मीटर लगा होता है, उसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे दिखाता है साहब, 1, 2, 3 डिजिटल कंप्यूटर है। और अब कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं जिनमें दोनों प्रकार के आपको डिजिटल मीटर मिलते हैं और एनालॉग मीटर भी मिलते हैं, तो उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कह देते हैं। तो याद रखिएगा, एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग शब्द का अर्थ है 2 राशियों की अनुरूपता, मतलब यह विद्युत संकेतों को परिवर्तित करता है, स्पीड दिखा देगा आपको एक मीटर के रूप में, ये साधारण उसका उदाहरण है। दूसरा है आपका अंकीय या डिजिटल कंप्यूटर, जैसे मैंने बात की, ये आपको, जैसे मुझे 54 की स्पीड लिखनी है, सब 5, 4, तो ये अंकीय कंप्यूटर हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा आपका। और इसके बाद अगर दोनों कंप्यूटर मिक्स हैं तो उसे हम कह देंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए, ये तो हुआ आपके कंप्यूटर का वर्गीकरण पूरा। कई बार सवाल यहाँ पूछ लिए जाते हैं, मैं आपको सवाल बता देता हूँ किस किस प्रकार के सवाल यहाँ से पूछ सकता है। विभिन्न पीढ़ियों के वर्ष आपसे पूछ सकता है, या एक सवाल वो अक्सर पूछता है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार उपयोग किस पीढ़ी में किया गया, ट्रांजिस्टर का उपयोग किस में किया गया, या इंटीग्रेटेड चिप। तो याद रखिएगा, पहली में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर और तीसरी में आईसी, इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग किया गया। तो इस प्रकार कई बार सवाल पूछ लेते हैं। उसके बाद आज हम बात करते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस। जी हाँ, देखिए, किसी भी सूचना को जब हम कंप्यूटर में प्रविष्ट करते हैं, याद रखिएगा, किसी भी सूचना को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने के लिए हम इनपुट इकाइयों का उपयोग करते हैं। ऐसी कोई भी चीज जिससे हम किसी भी सूचना को इनपुट कर पाए, वो क्या कहलाएगी, आपकी इनपुट इकाई। जैसे ये पेन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, मैं इस पेन के माध्यम से कोई भी चीज अगर लिख पा रहा हूं, जैसे मैं लिख पा रहा हूं MICR, OMR, OCR, यह सब अगर मैं लिख पा रहा हूं तो ये सारी सूचनाएं कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट हो रही हैं। इसलिए किसी भी सूचना को जब हम कंप्यूटर में प्रविष्ट करते हैं तो उसे इनपुट करना कहते हैं। और जिस भी युक्ति की सहायता से हम किसी भी प्रकार के डेटा को इनपुट करते हैं तो वह इनपुट डिवाइस कहलाता है। और जब हम उसका प्रिंट आउट प्राप्त कर लें या हम उसे देख पाएं, जैसे आप इस स्क्रीन पर इसको देख पा रहे हैं, तो ये जो स्क्रीन है हमारे लिए, मेरे लिए ये इनपुट इकाई है और आपके लिए ये आउटपुट इकाई हो जाएगी। चलिए बात करते हैं इनपुट इकाई की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसके द्वारा हम विभिन्न निर्देशों को और विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को और प्रोग्राम के अनुरूप कार्य करते हुए विभिन्न सूचनाओं को कंप्यूटर में डाल सकते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है। मैं माउस के बारे में आपको बता दूं, आपने एक छोटी सी मशीन देखी होगी जो चूहे की तरह दिखता है। ये एक छोटी सी युक्ति आपने अक्सर देखी होगी, ये माउस कहलाती है। इसमें राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और बीच में एक स्क्रॉलर बटन होता है। अभी इसका चित्र भी आगे आ जाएगा आपके पास।
इसी प्रकार हमारे पास जॉयस्टिक, स्कैनर। जॉयस्टिक भी आपने देखा होगा, जब आप गेम खेलते हैं तो एक पैडल जैसी एक मशीन होती है जिसको अपन आगे पीछे ऊपर नीचे अपराइट मूवमेंट करते हैं, तो वो जॉयस्टिक कहलाती है। जॉयस्टिक का उपयोग प्लेन में भी किया जाता है, प्लेन को उड़ाने के लिए या प्लेन को डाउन लाने के लिए भी जॉयस्टिक का उपयोग होता है। इसका लाइट पेन आपने देखा होगा अक्सर, ये भी एक प्रकार का लाइट पेन ही है वैसे, तो इससे भी हम इनपुट कर सकते हैं। टच स्क्रीन, ये जो टच स्क्रीन है ये भी अपने आप में इनपुट इकाई है। ट्रैक बॉल आपने देखा होगा, पहले माइक्रोमैक्स के जो फ़ोन आते थे उन पे छोटी सी एक गोल सा डॉट सा लगा रहता था, या फिर ब्लैकबेरी के फ़ोन पे भी आया करता था, वो ट्रैक बॉल लगी रहती थी उन पर। कीबोर्ड आपने देखा होगा ब्लैक रंग का, बहुत सारी कीज़ वगैरह होती है। इसके अलावा वेबकैम हो गया, कैमरा हो गया, आपका स्पीच रिकग्निशन सिस्टम हो गया, किम्बॉल टैग रीडर हो गया। आपने देखा होगा आप जब कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो टैग लगा होता है, उस पर प्राइस टैग लगा होता है, उसको स्कैन करते हैं तो वो भी एक प्रकार का है। MICR है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है यहाँ। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। आपने देखा होगा जब आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो आप काले काले गोले भरते हैं, वो जो है आपकी OMR शीट कहलाती है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यह शब्दों को पकड़ता है। मार्क रीडर सिर्फ निशान को पकड़ता है, जबकि कैरेक्टर रीडर कैरेक्टर किसी शब्द को भी पकड़ सकता है। चलिए तो अब हम बात करते हैं कीबोर्ड की। इसमें सबसे पहली इनपुट इकाई जो है वो कीबोर्ड है। कीबोर्ड आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। इसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं और उन कीज़ को हम फंक्शन की, कर्सर, कंट्रोल की, टाइपराइटर की और न्यूमेरिक कीज़ में बांट सकते हैं। 4 अलग अलग भागों में बांटते हैं, उनकी अभी हम बात करेंगे। चलिए, कीबोर्ड है वह अल्फ़ाबेटिकल नंबर, अल्फ़ाबेट मतलब ABCD, नंबर्स 1 2 3 4, सिंबल प्लस माइनस किसी भी प्रकार का प्लस माइनस या स्पेशल कैरेक्टर को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं। ठीक है। कीबोर्ड जो है टाइपराइटर जैसा एक उपकरण होता है जिससे सूचनाओं को हम दर्ज करते हैं, और जिन युक्तियों के आधार पर हम इसको दर्ज करते हैं उसे हम की कहते हैं। मतलब इसकी जो बटन है वो की कहलाते हैं। चलिए, तो टाइपराइटर में जो की होती हैं, पहली होती है अल्फाबेटिकल की, यह A से लेकर Z तक होती है। ये रही आपकी A से लेकर Z के बीच में जो की होती हैं वह क्या कहलाएंगी? इसकी अल्फाबेटिकल की। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं फंक्शन कीज के ऊपर, F1 से लेकर F12 तक। जी हाँ, आपने देखा होगा कंप्यूटर के ऊपर, मैं एक बार और आपको दिखा देता हूं। ये जो लाइन होती है, ये ऊपर वाली जो लाइन है यहां पर, ये ऊपर वाली लाइन जो आपकी होगी ये F1 से F12 के बीच में होती है, और यहां की जो लाइन होती है ये आपके सारे क्या होंगे? अल्फाबेटिकल की होंगे, और यहां पर जो कीज होंगी ये न्यूमेरिकल कीज होंगी आपकी। चलिए, फंक्शंस की के बाद हम आते हैं कर्सर कंट्रोल की पर। इन कीज से कंप्यूटर में कर्सर को नियंत्रित किया जा सकता है। आपने देखा होगा प्लस ऊपर के और नीचे निशान बना होता है, कुछ इस प्रकार आपने देखा होगा। 4 की बनी होती हैं और इनके आधार पर हम कर्सर को ऊपर नीचे, अप डाउन, साइड या लेफ्ट राइट में हम इसको मूवमेंट कर सकते हैं। ये इस प्रकार आपको दिखेंगी, चारों होती हैं इसमें। चलिए, इसके बाद कंट्रोल प्लस या कंट्रोल भी इसी प्रकार की एक और युक्ति है आपके पास। अब कुछ हमारे पास पेज अप कीज होती हैं जिनसे हम पेज अप करते हैं। पेज डाउन की के माध्यम से हम पेज को डाउन करते हैं। कंट्रोल प्लस होम से हम कर्सर को डॉक्यूमेंट में शुरू करने के लिए लेके जा सकते हैं, और एंड की से हम कर्सर को लाइन के अंत में लेके जा सकते हैं। ये कुछ कीज हैं जिनकी सहायता से हम साधारण रूप से कुछ कार्य अपने कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे सवाल ये बनते हैं, न्यूमेरिकल कीज को पहचानिए, न्यूमेरिकल कीज या फंक्शन कीज को आप पहचानिए, या फंक्शन की कितनी होती हैं, तो याद रखिएगा F1 से लेकर F12 तक होती हैं। तो ये कुछ कीज हैं।
उनका उदाहरण आपको याद रखना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं माउस की। जी हाँ, इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं, क्योंकि जब माउस जब काम कर रहा होता है तो एक छोटा सा एरो होता है, आप किसी भी रंग का एरो रख सकते हैं, ब्लैक, रेड या ब्लू कलर का। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है। किसी भी चीज़ पर, किसी भी फोल्डर पर, किसी भी फाइल पर यह पॉइंट करने के काम आता है। उसके बाद ये आपकी ट्रैक बॉल है, ये उल्टे माउस के आकार का दिखाई देता है। उसके बाद हमारे पास है स्कैनर। स्कैनर से हम किसी भी चीज़ को स्कैन कर सकते हैं, किसी फोटो को हम स्कैन कर सकते हैं। आपके मोबाइल में भी जो कैमरा है लगभग स्कैनर की तरह ही आजकल काम करता है। एक छोटा सा ऐप भी आजकल आने लग गया है कैम स्कैनर के नाम से। आप वो अगर डाल लेते हैं तो किसी भी चीज़ को स्कैन करके आप सूचना को हमारे कंप्यूटर में प्रविष्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये है हमारी जॉयस्टिक, हमने बात की थी, गेम वगैरह खेलने के काम आता है। ये जो आप देख रहे हैं 2 बटन, अप एंड डाउन, आगे पीछे, लेफ्ट राइट मूवमेंट के काम में आता है। आजकल पबजी खेलने के बहुत काम आता था ये, लेकिन जब से बैन किया गया है तब से लोगों को बड़ी समस्या हो गई है। चलिए नेक्स्ट है पंच हेड कार्ड। ये पंच हेड कार्ड होता है, जैसे जैसे हम किसी भी नंबर को पंच करते हैं तो वो सारी सूचनाएं कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट होती जाती हैं। फिर है आपका माइक्रोफोन या माइक। आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर के नीचे एक छोटा सा हॉल दिया होता है, आप यहाँ देखेंगे नीचे की तरफ एक छोटा सा छेद होता है, वो आपका माइक्रोफोन होता है। जबकि आप जहाँ से सुनते हैं अपने मोबाइल या कंप्यूटर में, वह आपका ईयरफोन है। तो याद रखिएगा, ईयरफोन जो हो जाएगा, जहाँ से आप सुन रहे हैं वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, और जहाँ से बोल रहे हैं आपकी आवाज़ जा रही है वो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। उसके बाद वेबकैम या किसी भी प्रकार का कैमरा, सेल्फी कैमरा हो गया या हमारे मोबाइल का बैक कैमरा हो गया, रेयर कैमरा हो गया। अब ये कैमरे भी अलग अलग प्रकार के सेटअप में आते हैं। अब देखिए वेबकैम में PTZ कैमरा भी हो सकता है। PTZ मतलब जो अपने आप मूवमेंट करता हो। या आपने देखा होगा मोबाइल के पीछे बहुत सारे कैमरे होते हैं आजकल, 2 कैमरा, 3 कैमरा। तो अगर 2 कैमरा है तो डुअल कैमरा कहलाता है, और 3 कैमरे होते हैं तो 3 कैमरास हम सेटअप कह सकते हैं उसको, और अगर 4 होंगे तो हम क्वाड कैमरा सेटअप कहते हैं। तो इस प्रकार कैमरों का भी अलग अलग सेटअप होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बारकोड रीडर। ये छोटी सी मशीन आपने देखा होगा, कभी आप शॉपिंग करने जाते हैं रिलायंस, बिग बाज़ार वगैरह, तो वहाँ पर किसी भी चीज़ पर उसकी रेट या उसका डिस्क्रिप्शन पता करने के लिए एक बारकोड लगा होता है इस प्रकार का, और उससे हम पता करते हैं कि ये इसका क्या डिस्क्रिप्शन है। तो इसे हम बारकोड रीडर कहते हैं। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहलाता है। छोटी सी स्कैनर जैसी मशीन होती है, और ये किसी भी शब्द को या किसी भी चित्र को पहचानने का कार्य करती है। इसी प्रकार हमारे पास टच स्क्रीन है, जैसे ये आप देख रहे हैं, आपका मोबाइल एक अपने आप में टच स्क्रीन है, किसी भी सूचना को इनपुट करने का भी कार्य कर सकता है। यहाँ पर एक बात यह याद रखने योग्य है कि जो टच स्क्रीन होती है वो इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की युक्ति है। आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस प्रकार की युक्ति को दोनों प्रकार की युक्ति कहा जा सकता है, इनपुट और आउटपुट दोनों। तो याद रखिएगा टच स्क्रीन। आप सबने आधार कार्ड अपना बनवाया होगा। आधार कार्ड में या फिर आप जब लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो वहाँ पर आपसे साइन करवाया जाता है, और वो साइन कंप्यूटर में ऑटोमेटिक प्रविष्ट हो जाता है। यह जो कारनामा किया जाता है, ये जो कार्य किया जाता है, यह लाइट पेन के माध्यम से किया जाता है। तो लाइसेंस बनाते समय या आप जब आधार कार्ड बना रहे हैं तो आपके साइन जो प्रविष्ट किए गए हैं वो इसके माध्यम से किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, आइरिस डिटेक्टर। आइरिस डिटेक्टर, जी हाँ, आधार कार्ड बनाते समय आपकी आंखों का भी प्रिंट लिया गया होगा, आपकी आंखों का, पुतलियों का भी चित्र लिया गया होगा, उसे आइरिस डिटेक्टर कहा जाता है। एक बड़ा गिलास जैसा 2 गिलास आपको दिए गए होंगे, वो आपने आंखों पर लगाए होंगे, तो आपकी आंखों का चित्र भी वहाँ आ गया होगा। तो यह आइरिस डिटेक्टर भी एक प्रकार का क्या है, इनपुट इकाई है। जी हाँ, एक आपने फिल्म देखी होगी बचपन में से, या सुनी होगी आपने, अली बाबा 40 चोर। तो जैसे ही 40 चोर आते थे
वो एक चट्टान के बाहर खड़े होके कहते थे कि खुल जा सिम सिम। तो वो जो बहुत बड़ा सा गेट होता था वो खुल जाया करता था। तो अली बाबा ने एक बार देख लिया कि साहब ओहो, यहाँ पर ये लोग आके छुपते हैं और यहाँ सारा माल है। माल का मतलब आप गलत मत लीजिएगा, कई बार छात्र बड़ा गलत ले लेते हैं माल का मतलब, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं अपन। तो जो वॉइस डिटेक्टर है, जो वॉइस रिकग्निशन सिस्टम है, वॉइस रिकग्निशन सिस्टम, यह भी एक प्रकार का इनपुट इकाई है। जी हाँ, आपने कोई भी बात बोली, खुल जा सिम सिम, चीज़ अगर खुल जाती है तो वो आपकी आवाज़ को इनपुट कर पा रही है, मतलब वॉइस रिकग्निशन सिस्टम वहाँ लगा हुआ है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं OMR। आप एग्ज़ाम में जब ऐसी शीट्स को भरते हैं तो आप देखते हैं आपको गोले भरने पड़ते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर कहलाता है। तो यह इनके सहायता से हम पेंसिल या पेन के चिन्ह को पढ़कर कंप्यूटर में डेटा को प्रविष्ट कर सकते हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसी का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, कई बार पूछा हुआ सवाल, यह सवाल आपसे कई बार पूछा हुआ है बहुत सारे एग्जामों में। वह एग्जाम में सीधा सा सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से किस इनपुट इकाई का उपयोग बैंकों द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा MICR। या वो पूछ सकता है आपसे चेक पढ़ने के लिए, किसी भी चेक को पढ़ने के लिए, जो चेक आप काट के देते हैं, पावती पत्र आप जिसको कह सकते हैं, कि साहब किसी भी चेक को पढ़ने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा किसी भी चेक को पढ़ने के लिए MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का उपयोग किया जाता है। तो बैंक में जब भी हम किसी चेक को पढ़ते हैं तो ऐसी एक मशीन होती है, उसके नीचे नंबर लिखे रहते हैं विशेष इंक से। तो वो जो इंक होती है, मैग्नेटिक इंक होती है, उसको पढ़ने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आउटपुट इकाइयों की। अब ऐसी इकाइयां, अभी तक जिनकी हम बात कर रहे थे इनपुट इकाइयां, वो तो इनपुट इकाइयां थी जो सूचनाओं को कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट कर रही थी। अब साहब आपने सूचना तो डाल दी, उस सूचना का आउटपुट आपको देखना है कि कैसा आ रहा है। तो जिन भी युक्तियों के माध्यम से हम उसका आउटपुट देख पाते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं, ठीक है। तो यह यूजर को निर्देश लेने के काम में आती हैं। तो अगर कोई भी यूजर निर्देश ले पा रहा है तो वह इनके माध्यम से ही ले पाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ आती हैं, जैसे हमारे स्क्रीन हो गई, मॉनिटर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, कार्ड रीडर हो गया, टैप रीडर हो गया, स्क्रीन इमेज हो गई, प्रोजेक्टर हो गई आदि। ये सब इसके उदाहरण होंगे। तो पहला उदाहरण हमारे पास है मॉनिटर। कुछ इस प्रकार दिखाई देता है हमारा मॉनिटर। ये CRT मॉनिटर है। याद रखिएगा मॉनिटर के भी कई प्रकार हैं। पहला CRT है, इसे कहते हैं कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। याद रखिएगा कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। जी हाँ, इसमें आप देख रहे होंगे पीछे ये बड़ा चौड़ा सा होता है, यहाँ पर एक निर्वात नलिका लगी होती थी और उस निर्वात नलिका के पीछे चांदी या सोने की पतली सी परत चढ़ी हुई होती थी। तो जब भी हम किसी सूचना को या विद्युत को भेजते थे तो वो परावर्तित होकर स्क्रीन पर आती है। बड़ा होता था, दिखने में बहुत बल्कि हैवी होता था। तकनीक पुरानी हो गई, आज तो ऐसी टीवियाँ भी आना बंद हो गई हैं। तो उसकी जगह वर्तमान में ले लिया TFT ने। TFT मतलब ये जो स्क्रीन है आप देखते हैं यहाँ पर, आप जब इसको हाथ लगाते हैं, आप हल्का सा इसको हाथ प्रेस करेंगे तो आपको हल्का सा यहाँ पे ब्लैक धब्बा, काले रंग का धब्बा दिखाई देगा। तो यह एक सीधा फ्लैट मॉनिटर होता है और वजन में कम होता है, जगह कम घेरता है और कुछ महंगा भी होता है क्योंकि तकनीक बदल गई और अच्छी स्मार्ट तकनीक हो गई। ये कम कलर दिखा पाता है, ये 0 से लेकर 65, 0 से लेकर 255 कलर दिखा पाता है, जबकि ये हजारों या लाखों में कलर दिखा पाएगा आपको।
तो जो इमेज जो दिखेगी आपको, जो कलर जो साफ दिखाई देगा, वो आपको यहाँ दिखने में आसानी होगी। यह ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत सक्सेस था, यह कलर में सक्सेस हो गया। नेक्स्ट है आपका प्रिंटर। प्रिंटर आपने देखा होगा, जब हम कोई भी पेपर प्रिंट कराते हैं तो जो प्रिंट जिस मशीन से होकर आता है प्रिंटर कहलाता है। प्रिंटर भी अपने आप में कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आप जब LIC वगैरह में जाते हैं या सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो आप ऐसा मशीन देखते हैं जो डॉट 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 के ऊपर काम करता है, इसलिए उसको डॉट मैट्रिक प्रिंटर कहा जाता है। इसमें एक रिबन लगा होता है, आपने देखा होगा टाइपराइटर कभी कभी लोगों को टाइप करते हुए तो वो बेसिकली इसी तकनीक पर काम करता है, लेकिन बहुत सस्ता होता है, इसीलिए काम आता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें प्रिंटर की, तो प्रिंटर को कलरिंग के आधार पर हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जैसे मल्टी कलर और मोनो कलर। तो पहला तो होता है यहाँ मोनो कलर। प्रिंटिंग के आधार पर अगर हम वर्गीकरण कंप्यूटर को करते हैं तो पहला होता है मोनो कलर, फिर होता है ब्लैक एंड व्हाइट, और फिर होता है मल्टी कलर। तो अगर सिर्फ एक रंग का उपयोग है तो आप उसको मोनो कलर कह सकते हैं। दो कलर हैं ब्लैक या व्हाइट तो आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर कह सकते हैं। तीसरा, अगर उसमें बहुत सारे कलरों का उपयोग किया गया हो तो आप कह सकते हैं मल्टी कलर प्रिंटर। चलिए, इसके अलावा हम प्रिंटर के और भी वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें एक आ जाएगा आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिसका छाप पीछे अगर आप देखें, आप हाथ से कभी छूकर देखें, आप किसी भी पेज में अगर पीछे की ओर छूकर देखते हैं और पीछे आपको अगर छाप मिल जाती है किसी भी चीज की, जैसे ये कुछ लिखा हुआ है, इस कागज पर ये कुछ लिखा हुआ है और आप देख रहे हैं पीछे छप रहा है, आप अगर इसको महसूस कर पा रहे हैं तो वह इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। इसके उदाहरण हो जाएंगे डॉट मैट्रिक और डेजी व्हील प्रिंटर। यह इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, मतलब ये अक्षर जब छपता है तो पीछे इसकी आप छपाई देख सकते हैं, पीछे आप उसकी छपाई को महसूस कर सकते हैं हाथ से छूकर। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो आपके आ जाएंगे, ये आ जाएगा लेजर और इंकजेट या थर्मोक्रोमिक। एक और नया प्रिंटर है यहां पर हमारे पास, थर्मोक्रोमिक। ये तीनों जो हैं नॉन इम्पैक्ट होते हैं, इनका पीछे की ओर छपाई नहीं दिखती। या अगर हम देखें कि तकनीक के आधार पर प्रिंटिंग करने की तकनीक क्या है, उस आधार पर भी कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं जो पूरा पेज छाप देते हैं। तो लेजर जो होता है वो पूरा पेज छाप सकता है। कुछ ऐसे होते हैं जो लाइन को छापते हैं, तो वो इंकजेट प्रिंटर है जो एक एक लाइन को छापता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो एक एक शब्द को छापते हैं, तो वो छपाई के आधार पर भी अलग अलग कंप्यूटर है। शब्द के आधार पर अगर हम देखें तो हमारा डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक ये एक एक शब्द को छापते हैं। डेजी व्हील लगभग ऐसा हुआ करता था, गोल सा फूल जैसा होता था, और जैसे आपको ए छापना होता था तो ए घूम कर आता था और ये मार करता था। फिर आपको सी छापना है, सपोज सी ये है तो ये फिर ये मार करता था, और बहुत समय लगता था, इसलिए ऑब्सलेट हो गया और महंगा भी पड़ता था। तो उसकी जगह किसने ले ली? डॉट मैट्रिक ने। बहुत सस्ता, लगभग 3 या 4 पैसा एक पेज का प्रिंट पड़ता है। बहुत सस्ता होने के कारण बहुत प्रसिद्ध हुआ। लेज़र अगर हम देखें तो लगभग 20 या 30 पैसा प्रिंटिंग कॉस्ट आता है। कलर में अगर हम देखें तो 60 से 70 पैसा एक कॉस्ट आता है। आप यहाँ देख भी रहे हैं, इंकजेट है ये। चलिए, इंकजेट प्रिंटर की अभी हमने बात की। उसके बाद है लेजर जेट प्रिंटर। आपने अक्सर देखा होगा, इसमें ड्रम होता है एक, और ड्रम में हीट के माध्यम से क्या होता है, प्रिंटिंग की जाती है। फिर कुछ ऐसे प्रिंटर होते हैं जो ऑल इन वन होते हैं, मतलब उसमें आप प्रिंट, स्कैन, कॉपी सब आप कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद एक और मैं अभी आपसे बात कर रहा था थर्मोक्रोमिक प्रिंटर के बारे में।
यहाँ नोट्स में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं थर्मोक्रोमिक का भी आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग होने लगा है। थर्मोक्रोमिक प्रिंटर जो है, आपने देखा होगा जब आप किसी बैंक से पैसे निकालते हैं तो पर्ची एक निकल कर आती है, या आप जब किसी भी मॉल में या कहीं से भी शॉपिंग करते हैं तो जो बिल निकल कर आता है, जो बिल आपका जो निकल कर आता है, अगर आप उस पर तेजी से अपनी अंगुली को रगड़ेंगे तो आप देखते हैं कि उस पर एक काले रंग की लकीर सी बन जाएगी। जी हाँ, ये एक पर्ची मेरे पास है रिलायंस फ्रेश की। आप अगर इस पर देखेंगे, आप अगर जोर से यहाँ अपनी अंगुली को रगड़ते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर काले रंग की लाइनें बन जाती हैं। ये काले रंग की लाइनें आप यहाँ साफ देख सकते हैं। मैं कैमरे पे और जूम भी कर देता हूँ, आप देख पा रहे होंगे इस पे काले रंग की लाइनें बन गई हैं, जबकि मेरे हाथ पे कुछ पेन नहीं था। सिर्फ मेरे हाथ को जब मैंने तेजी से इस पे रगड़ा नाखून को, तो टेम्परेचर के कारण इस पे लगी हुई इंक ने रंग ग्रहण कर लिया, या वो शब्दों में बदल जाती है। तो इसे कहते हैं थर्मोक्रोमिक प्रिंटर या थर्मोक्रोमिक इंक लगा हुआ पेपर के कारण ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं प्लॉटर। ये भी एक प्रकार का प्रिंटर ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रिंट लेना हो तब हम प्लॉटर का उपयोग करते हैं। उसके बाद हमारे पास है प्रोजेक्टर। वैसे तो आजकल ये भी तकनीक ऑब्सलेट होती जा रही है, पुरानी तकनीक हो गई है। आप प्रोजेक्टर में बड़ी स्क्रीन देखने के लिए हम इसका उपयोग करते थे, लेकिन आजकल वैसे ही बड़ी स्क्रीन आप मोबाइल में भी प्रोजेक्ट करके देख सकते हैं।